everyone, welcome you all in our online learning platform Let's Study India। हम डिस्कस कर रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो सेमेस्टर 4 के यूनिट 1 का टॉपिक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमने देखा था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, मतलब या हम सबसे सिंपली ये कह सकते थे कि किसी दो डीएनए को जो डिफरेंट ओरिजिन हो या दो से ज्यादा हो, जो जिनका ओरिजिन डिफरेंट हो, जिनका सोर्स डिफरेंट हो, उनको हम आपस में ला रहे थे और आपस में ऐड करके कुछ नया तैयार कर रहे थे, कुछ नया रिकॉम्बिनेशन बना रहे थे, कुछ नया न्यू कॉम्बिनेशन या नॉवेल कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वेरियस स्टेप्स होते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले तो सबसे पहले हमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट देखना होता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है क्या। फिर उसके लिए हमें एक प्लाज्मिड खोजना होता है कि किसमें हम उसको डालेंगे, ठीक। फिर अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें कट करना पड़ता था, उस उतने से डीएनए पार्ट को, जो डीएनए पार्ट हमको डालना था, मान लीजिए ये इतना पूरा डीएनए है, लेकिन हमें काम सिर्फ इतने का ही, तो हमें इसको कट करना पड़ता था। इतना कट करने के बाद जो दूसरा हमारे पास होता है उसमें ले जाके इंसर्ट करना पड़ता था। तो हमें ये पता है कि इसको कट करने के लिए हमें किसी सीजर की जरूरत पड़ती है, जो मॉलिक्यूलर सीजर होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, मॉलिक्यूलर सीजर जो होता है, जिसको हम बायो में कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वही कैची का काम कर रहा है, सीजर्स का काम कर रहा है। वो इसको कट करता है और फिर वही इसको भी कट करता है। वो इसको भी क्यों कट करता है? क्योंकि जब तक यहाँ पे हम जगह नहीं बनाएंगे तब तक हम इसको यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए इसमें भी एक कट करना पड़ता था, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से ही होता है। और उसके बाद ये जा करके इसमें फिट हो जाता था, और फिट होने के बाद हमें क्या होता है, एक नॉवेल कॉम्बिनेशन मिल जाता है, जिसको हम होस्ट बॉडी में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और वहां पे वो उसके साइकिल के साथ, उसके साथ को क्या होता है, रेप्लिकेट होता है, अपने नंबर्स को बढ़ाता है। यही हमने कल की वीडियो में देखा था, यही हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था, यही सारी कहानी देखी थी। अब ये जो चीज मैं आपको एक थोड़ी समझा रही हूँ, इसको मैं आपको एक छोटे से वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट, जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा भी, वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक मैं आपको वीडियो इसके थ्रू दिखा रही हूँ। You can see that there is one donor cell and one bacterium. The gene of interest present in the donor cell and the plasmid from bacterium. So, हमें करना क्या है, हमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस प्लाज्मिड में इंसर्ट करना है, सो दैट कि इस प्लाज्मिड को हम दोबारा बैक्टीरियम में इंसर्ट कर दे तो उसका रेप्लिकेशन हो पाए। अब हमारे पास एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जैसा कि मैंने बताया था, वो सीजर का काम करता है। वो हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करेगा एक स्पेसिफिक पॉइंट से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है स्पेसिफिक होता है। वो दोनों को कट करा और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको हमने क्या करा, प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया, प्लाज्मिड में ऐड कर दिया। अब आएगा डीएनए लाइगेज, जो उसको ज्वाइन करने का काम करेगा। देखिए डीएनए लाइगेज को लगा दिया तो ये दोनों ज्वाइंट हो गए। अब हमारा एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो तैयार हो गया। अब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है, इसको हम होस्ट सेल में डाल देते हैं और अपने यूज के लिए, जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट चीजें आपको दिख रही हैं, ह्यूमन इंसुलिन दिख रहा है और सारी चीजें दिख रही हैं, इसके लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। तो ये आपका एक बेसिक स्टेप्स था जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे जो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं वो कैसे बना रहे हैं। बाकी क्या इसका पर्पस होता है, किस लिए हम इसको बनाते हैं, वो हमको पता है कि हम अपने वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम चाहते हैं हम एडवांस चीजें बनाएं, क्वालिटेटिव चीजें बनाएं। उसके लिए हम क्या करते हैं, डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है डीएनए टेक्नोलॉजी का, या जो हम आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी जरूरत क्या है। तो सबसे पहले तो क्या जरूरत है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने कहा कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप एक छोटी सी बात ये समझो
कि हमारे पास जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस पे हमको वर्क करना है, जिस पे हमको आगे रिसर्च करना है, वो हमारे पास एक या दो ही अगर हैं तो हो सकता है, ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है ना कि एक बार में हमारा एक्सपेरिमेंट सही हो जाए, एक बार में हमारा रिसर्च जो है, हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए हो रहा है, वो रिजल्ट हमें मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ एक बार में वो चीजें हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, उसकी हम चाहते हैं कि भाई ढेर सारा अगर हमारे पास वो हो, ढेर सारा हो तो हो सकता है एक खराब होगा, दो खराब होगा, चार खराब हो गए, बट स्टिल वी हैव सम कॉपीज ऑफ दैट, स्टिल वी हैव सम पीसेस ऑफ दैट। तो हम क्या करते हैं, उसके नंबर को सोचते हैं इंक्रीज कर ले। अगर वो हमारे पास ज्यादा नंबर में होगा तो टेंशन नहीं रहेगा कि खराब भी होता है तो कोई नहीं, अपने पास और है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव भी हमारा यही होता है, to obtain multiple copies of clones of desired DNA sequence in large number। जो हमारा desired DNA sequence है उसको हम चाहते हैं कि large number में, बहुत ढेर सारे नंबर में multiple copies हमारे पास आ जाए। और ये जो प्रोसेस हम करते हैं कि हम अपने desired DNA को या अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की कई कॉपीज तैयार करते हैं, that is called as also cloning। को क्या कहते हैं, क्लोनिंग। क्लोनिंग वर्ड से आप समझो, क्लोन्स आपने कभी सुना होगा, व्हाट इज क्लोन्स। हम कहते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जो डॉटर सेल्स बनती हैं, उनको हम कहते हैं क्लोन्स। व्हाई, क्योंकि वो क्या होते हैं, एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स के, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ क्लोन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोनिंग कर रहे हैं, डीएनए क्लोनिंग कर रहे हैं, मतलब जैसा डीएनए है वैसे ही और ढेर सारे बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीएनए क्लोनिंग। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट कि हमें मल्टीपल कॉपीज चाहिए या मल्टीपल कॉपी चाहिए, मल्टीपल क्लोन्स चाहिए अपने डिजायर डीएनए के, जिसके लिए हम, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। द सेकेंड वन इज दैट to recover large quantities of product, example protein synthesized by inserted gene। जो जीन हम इंसर्ट कर रहे हैं उसका जो प्रोडक्ट है, एक एग्जांपल आप जीन का, सॉरी प्रोटीन का ही ले लो, जैसा अभी आपने वीडियो में देखा था ह्यूमन इंसुलिन के लिए। तो हम चाहते हैं कि उसका ढेर सारा क्वांटिटी हमारे पास हो। तो ढेर सारा क्वांटिटी बनाने के लिए तो भाई जीन चाहिए ना, क्योंकि हम कर किससे रहे हैं, जीन से काम कर रहे हैं, डीएनए से काम कर रहे हैं। तो जब वो चीज डीएनए से ही बन रही है तो हमें ज्यादा बनाने के लिए डीएनए भी ज्यादा चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो, इसका, इस प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा हो, हमारे पास क्वांटिटी बहुत स्टॉक्स हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें डीएनए और जीन भी तो चाहिए होंगी। तो द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज दैट। And the third is to integrate desired gene into chromosome of a target organism for expression। expression के लिए हमें चाहिए होता है कि जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो टारगेट ऑर्गेनिज्म है, उसका एक्सप्रेशन हम उसमें देख सके, एक्सप्रेशन हम कर सके। तो these are the few objectives of recombinant DNA टेक्नोलॉजी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ recombinant DNA टेक्नोलॉजी है क्या और हम क्यों कर रहे हैं। अभी तक तो ये सिंपल सी बातें हो गई कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या, क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस टूल्स व्हिच वी आर यूजिंग इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें क्या हम अलग अलग टूल्स का यूज कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। रिक्वायरमेंट्स या टूल्स यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या क्या टूल्स यूज किए जा रहे हैं। तो अब आपको बता दें कि क्या है यहाँ पे कि द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व जीन मैनिपुलेशन एंजाइम। हम इसमें क्या यूज करते हैं, जीन मैनिपुलेटिंग एंजाइम, क्योंकि सारा गेम किसका है, सारा गेम जीन का है। जीन से ही हम सारे खिलवाड़ कर रहे हैं, मतलब खिलवाड़ नहीं कर रहे, बस मैं ऐसे बोल दे रही हूँ।
सारी जो भी प्रोसेसेस है, सारी जितनी भी चीजें हैं, हम उसमें किसका यूज कर रहे हैं, जीन्स का यूज कर रहे हैं, और जीन से ही वो सारी चीजें कर रहे हैं। सारा गेम जीन का ही है। तो इसमें हम जितनी एंजाइम्स का, ऐसा तो है नहीं कि टूल्स बोल दिया तो दैट मीन्स वो जो हमारा टूल बॉक्स होता है जिसमें रेंच वेंच सब कुछ होता है वो लेकर के पहुंच जाएंगे, नहीं। अभी आपने वीडियो में भी देखा। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम्स को यूज करेंगे। तो एंजाइम इज वर्किंग एज अ टूल्स। यहाँ पे एंजाइम ही टूल्स का काम कर रहा है। एंजाइम इज वर्किंग एज अ टूल। तो एंजाइम कैसे होंगे, जितने भी एंजाइम होंगे सारे जीन मैनिपुलेटिंग एंजाइम होंगे। क्यों? क्योंकि जीन से ही काम करना है। तो सारे एंजाइम्स कैसे होने हैं, सारे एंजाइम्स जीन मैनिपुलेटिंग एंजाइम्स होने हैं, जिसमें न्यूक्लियस का यूज कर लेंगे, डीएनए लाइगेज का यूज करेंगे, फिर पॉलीमरेज, एल्कलाइन फॉस्फेट, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, टोपोआइसोमरेज, जीन क्लोनिंग वेक्टर, एंड द लास्ट वन इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज होस्ट ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि इसमें से हम कुछ भी गायब कर देंगे तो चलो इट्स ओके यार, एक ही तो गायब हुआ है काम हो जाएगा, नहीं। सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सोचो आपकी, आप सारे प्रोसेस कर दो बट यू डोंट हैव द होस्ट ऑर्गेनिज्म। आपके पास होस्ट ऑर्गेनिज्म ही ना हो तो आप क्या कर लोगे, किसमें उसकी क्लोनिंग कराओगे, किसमें उसके नंबर्स को इंक्रीज कराओगे, किसमें इंसर्ट करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसमें जितनी भी चीजें हैं ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई कम इंपॉर्टेंट है, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब हम क्या करेंगे, हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो वी आर स्टार्टिंग विथ न्यूक्लियसेस। हम किससे स्टार्ट करेंगे, न्यूक्लियसेस से स्टार्ट करेंगे। क्या है न्यूक्लियसेस? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, किसका, कैपेबल ऑफ कटिंग और क्लीवेज द फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। जो डीएनए होता है उसके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। तो अगर हमें अलग करना है, कट करना है, तो हमें किसको क्लीव करना पड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये जो न्यूक्लियस है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो क्या करता है, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करने के लिए, कट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम कौन सा है, वो है न्यूक्लियसेस। ठीक, तो न्यूक्लियसेस क्या करता है, न्यूक्लियसेस के पास ये क्षमता है कि वो क्या कर सके, वो क्लीव कर सके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। It has the capability of cleavage the phosphodiester bond. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करने की कैपेबिलिटी किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। रट जाओ चीजें, अगर आप एक बार अच्छे से समझ लोगे ना तो सिर्फ आप रिवीजन करके भी एग्जाम दे दोगे तो आप बेस्ट हो, कोई नहीं आपके टक्कर में। तो हम क्या कह रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है भाई, न्यूक्लियस है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो काम क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करने का काम करता है, ठीक, या कटिंग करने का काम करता है। अब देखिए एग्जांपल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस ब्रेक्स द डीएनए मॉलिक्यूल्स। नाम से ही समझ में आ रहा है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, ठीक है। हमने कहा था ना एज जिसमें लग जाता है वो एंजाइम होता है, और किसका एंजाइम होता है आप उसके नाम से पता कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम चीजें हो रही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस लास्ट में एज लगा हुआ है, दैट मींस कि एंजाइम है। किसका एंजाइम है, आगे के नाम से आप पता कर सकते हो। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड किसको कहते हैं हम, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को हम कहते हैं डीएनए। तो ये किसका होगा, डीएनए का होगा। किसका है, डीएनए का है। ब्रेक्स द डीएनए, जबकि जो राइबोन्यूक्लियस जो है, जैसे ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस था, ये डीएनए को क्लीव कर रहा था, सेम उसी तरीके से राइबोन्यूक्लियस जो होगा ये किसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, या ये किसको क्लीव करेगा, ये करेगा हमारे आरएनए को करेगा। किसको करेगा, आरएनए को करेगा।
तो पहले हमने देखा कि न्यूक्लियेजेस क्या होते हैं। एक कॉमन न्यूक्लियेजेस को हमने जाना कि न्यूक्लियेजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट या क्लीव करने का काम करता है। अब हमारे पास दो तरीके की न्यूक्लिक एसिड होती हैं, वन इज डीएनए एंड सेकंड इज आरएनए। डीएनए इज कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं, डीएनए को कट करने वाला जो है वो उसी से मिलता जुलता होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस, एंड आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेजेस है। ठीक, ये बात हो गई न्यूक्लियेजेस की। अब ये न्यूक्लियेजेस जो होते हैं ये भी फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। न्यूक्लियेजेस आर फर्दर टू टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्सोन्यूक्लियेजेस एंड द सेकंड वन इज एंडोन्यूक्लियेजेस। ठीक है, दो नाम आपको याद रखना है, वन इज एक्सो एंड द सेकंड इज एंडो। एक्सोन्यूक्लियेजेस and the second is ठीक है एंडोन्यूक्लियस। अब आप देखो न्यूक्लियेजेस ये भी है, न्यूक्लियेजेस ये भी है। ये क्या है, एक्सोन्यूक्लियेजेस है, ये क्या है, एंडोन्यूक्लियेजेस है। एक्सो, ठीक है, एक्सो किससे बना है, एक्स। एंडो किससे बना है, एन से। ठीक है, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है। तो आप कैसे समझोगे कि न्यूक्लियेजेस तो दोनों है, तो दोनों क्या करेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करने का काम कर रहे हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक्सो नाम से आपको समझ में आ रहा है, एक्सो, और ये एंडो मतलब इन अंदर। ठीक है, इंडो इंडोर से कर सकते हो आप रिलेट इसको, इंडोर मतलब अंदर। तो ये क्या कर रहा है, इंडो मतलब अंदर, मतलब कहने का मतलब है ये जो क्लीव करेगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, तो ये कहीं बीच से क्लीव करेगा, मिडिल से क्लीव करेगा। जब मिडिल से काम होगा तो अंदर से काम होगा, मतलब मिडिल बोले तो मान लीजिए कि ये है, तो ये इसका बाउंड्री हो गया और ये इसका मिडिल पोर्शन हो गया। अब ये कहीं यहाँ पे एक्ट कर रहा है। जब ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है दैट मीन्स कि ये मिडिल पोर्शन में एक्ट कर रहा है, मिडिल पोर्शन में एक्ट कर रहा है, तो बीच में कहीं एक्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं एंडो। बोले तो इन, अंदर की साइड में है ना, ये अंदर की साइड में है एंडो, तो बोले तो इन, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लियेजेस। और वही एक्सो जो है वो क्या करता है, वो बाहर की तरफ, टर्मिनल की तरफ, जैसे यहाँ पे अगर एक्ट करे और यहाँ पे अगर एक्ट करे, तो ये किसका काम होगा, ये काम होगा एक्सोन्यूक्लियेसिस का। ये किसका काम होगा, ये एक्सोन्यूक्लियेसिस का काम होगा। वहीं अगर बीच की बात करा जाए, मिडिल की बात करी जाए, इंटरनल साइड की बात करी जाए, तो वहां पे जो न्यूक्लियस काम कर रहा है, जो कटिंग कर रहा है, विच इज कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियस, एंड दोज हु आर एक्टिंग एट द टर्मिनल, और जो टर्मिनल पे काम कर रहा है, विच इज कॉल्ड एज एक्सोन्यूक्लियेसेस। तो न्यूक्लियेसेस हमने देखा कि न्यूक्लियेसेस क्या होते हैं, फिर उसमें डीएनए आरएनए के लिए दो देख लिया कि डीएनए के लिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेसेस, आरएनए के लिए राइबोन्यूक्लियेसेस हो गए। अब हमने कहा कि न्यूक्लियेसेस जो है वो हमारे दो टाइप्स के हैं। दो टाइप्स किस बेसिस पे हुए हैं, उनके साइट ऑफ एक्टिंग पे, कौन से साइड पे वो एक्ट कर रहे हैं। अगर मिडिल साइड पे एक्ट कर रहे हैं तो वी कॉल्ड देम एज एंडोन्यूक्लियेसेस। अगर इफ दे आर एक्टिंग एट अ टर्मिनल साइड, अगर वो टर्मिनल पे काम कर रहे हैं, देन वी कॉल देम एज अ एक्सोन्यूक्लियेसेस। ओके, सॉरी।
Exonucleases are the enzyme which can cut the external phosphodiester bond. अभी मैंने कहा था ना कि यहाँ पे क्या होगा, उनकी बात करेंगे. एक्सो मतलब एक्सो में हम उनकी कहानी देखेंगे. एक्सो में वो है जो एक्सटर्नल साइड, बाहर की तरफ काम कर रहे. जैसे आप समझ लो कि अगर ये कोई एक डीएनए का फ्रैगमेंट है, ये कोई एक डीएनए है, तो जहां पे मेरी उंगली है, अगर उस साइड पे या तो इस साइड पे या तो इस साइड पे अगर कोई न्यूक्लियस आ करके कटिंग का या क्लीवेज का या बॉन्ड ब्रेकिंग का काम कर रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि एक्सोन्यूक्लियस. क्यों कहेंगे? क्योंकि वो एक्सटर्नल साइड पे काम कर रहा है. एक्सटर्नल मतलब बाहर की तरफ काम कर रहा है. वही चीज यहाँ पे भी है कि एक्सोन्यूक्लियस आर द एंजाइम व्हिच कैन कट द एक्सटर्नल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एंड रिमूव द न्यूक्लियोटाइड वन बाय वन. वहां से क्या करेगा, वो एक्सटर्नल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे काम करेगा और एक एक करके यहाँ के न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता जाएगा. जिसका एग्जाम्पल क्या होता है, ई कोलाई न्यूक्लियस थर्ड, एक्सोन्यूक्लियस, बाम S1 एंड पॉलीमरेज थर्ड. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोन्यूक्लियसेस. कौन कौन से? ई कोलाई न्यूक्लियस थर्ड, एक्सोन्यूक्लियसेस, बाम S1 एंड पॉलीमरेज थर्ड. ये तीनों चारों जो हैं, ये किसके? एक्सोन्यूक्लियसेस के एग्जाम्पल हैं. Now the next one is क्या है? एंडोन्यूक्लियसेस. तो जैसे एक्सोन्यूक्लियसेस की बात हुई कि एक्सोन्यूक्लियसेस में क्या हो रहे थे कि साइड से किनारे से एक्सटर्नल साइड से कट कर रहे थे. अब एंडोन्यूक्लियसेस में यहाँ की बात नहीं होगी, अब बीच से कट होगा. बात कहाँ की होगी? यहाँ की होगी. अब बीच से कटिंग होगी हमारी. एंडोन्यूक्लियसेस आर द एंजाइम व्हिच कैन कट द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड within the polynucleotide chain. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के अंदर, within the polynucleotide chain ये एक्ट करेंगे. within the polynucleotide ये बॉन्ड को क्लीव करेंगे, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करेंगे. कुछ एंडोन्यूक्लियसेस जो होती हैं कट बोथ द स्ट्रैंड. वो क्या करते हैं, जैसे डीएनए जो होता है ना, हम कहते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड होता है. तो कुछ एंडोन्यूक्लियसेस ऐसी होती हैं जो दोनों स्ट्रैंड को कट करते हैं. ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड को कट कर देती हैं, जिसका एग्जांपल है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज 1. डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज 1 क्या होता है, ये जब कट करता है तो ये दोनों स्ट्रैंड को कट कर देता है. और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज 1 जो है, इसको हम ऑब्टेन कहां से करते हैं? दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द काउ पैनक्रियास. काऊ के पैनक्रियास से इसको ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज 1 जो है, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं काऊ के पैनक्रियास से, इसका काम क्या है कि ये एक तरीके का एंडोन्यूक्लियेज है. और हमको पता है एंडोन्यूक्लियेज क्या करता है? क्लीव द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद इन द स्ट्रैंड. स्ट्रैंड के बीच से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करता है, ये इसका काम होता है. लेकिन ये स्पेसिफिक आपको क्यों याद रखना है? मान लीजिए अगर आपका एग्जाम एमसीक्यू होता है तो वहां पे पूछता है कि टेल मी द नेम ऑफ एंडोन्यूक्लियसेस व्हिच कैन क्लीव द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. तो वहां पे आप लगाओगे एक जो क्या होगा, काऊ के पैनक्रियास से मिलता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज 1. अब कुछ क्या होते हैं, सम एंडोन्यूक्लियसेस कट ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डुप्लेक्स. कुछ ऐसे होते हैं जो क्या कर लीजिए, मान लीजिए 2 स्ट्रैंड है आपके पास, दो स्ट्रैंड है, तो इन दोनों में से सिर्फ किसी एक को ही क्लिप करेंगे, सिर्फ इसी को कट करेंगे, इस दूसरे वाले पे हाथ नहीं लगाएंगे, दूसरे वाले को कट नहीं करेंगे. जिसका एग्जाम्पल क्या है? S1 न्यूक्लियस. S1 न्यूक्लियस. और ये S1 न्यूक्लियस को हम कहां से ऑब्टेन करते हैं? ऑब्टेन फ्रॉम एस्परजिलस ओरेजी. कहां? ऑब्टेन फ्रॉम
एस्परजिलस ओराजी से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। तो हमने देखा कि एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दो हैं। एक्सोन्यूक्लियस जो बाहर से कट करता है, उसके कुछ एग्जांपल जैसे BAM-S1 और जो भी हैं, और एंडोन्यूक्लियस भी हमने देख लिया जो विद इन द न्यूक्लियोटाइड कट करता है। और इसमें क्या हो गया, दो टाइप्स हो गए, इसमें भी फर्दर दो टाइप्स आ गए, एक जो दोनों स्ट्रैंड को कट करे, एक जो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कट करे। जो दोनों स्ट्रैंड को कट कर रहा है उसको हम ऑब्टेन करते हैं काऊ के पैनक्रियास से, जो एक ही स्ट्रैंड को कट कर रहा है उसको हम करते हैं एस्परजिलस से। और क्या है कि जो दोनों को कर रहा है उसका नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज 1, और जो एक को कर रहा है उसमें क्या है, S1 न्यूक्लियेजेस। अब होता क्या है, हम कट कर रहे हैं ना किसी चीज को, कट करने से क्या हो जा रहा है कि एक गैप जनरेट हो जाएगा, एक गैप बन जाएगा, क्योंकि हम कट करेंगे किसी चीज को तो बीच में एक गैप तो आ ही जाएगा। तो इस गैप को हम क्या कहते हैं, निक। हम क्या कहते हैं, इस गैप को हम कहते हैं निक। सच कट आर यूजुअली नोन एज निक और गैप। इस ऐसे कट्स को हम क्या कहते हैं, निक और गैप। क्या कहते हैं, निक और गैप। A class of endonucleases cleaves DNA only within the near those sites which have specific base sequences are known as restriction endonucleases। अब क्या हो रहा है कि क्या कह रहा है, a class of endonuclease, एंडोन्यूक्लियस का वो क्लास जो क्लीव कर रहा है डीएनए को within near those site which have specific base sequences, जिसका अपना specific base sequences है। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी कट कर देगा, कहीं पे भी कट नहीं करेगा, एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंसेस पे ही जाकर के कट करेगा। उसका अपना एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस होगा जहां पे वो कट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। क्या कहते हैं, restriction endonucleases, and the site recognized by them are called as recognition site। अब क्या हो रहा है कि हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस है वो साइट स्पेसिफिक होता है। वो क्या होता है कि बेस मतलब जो भी न्यूक्लियोटाइड्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड या सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि सबको कर देगा। हर एंडोन्यूक्लियसेस का, हर जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं सबका अपना अपना अलग अलग साइट होता है, वो उसी साइट पे कट करेंगे। तो ये तो बात हो गई उनकी, लेकिन जिस साइड पे ये कट करते हैं, जिस साइड पे जाकर के कट करते हैं, उस साइड को हम क्या कहते हैं, उस साइड को हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट। व्हाट वी कॉल, रिकॉग्निशन साइट। रिकॉग्नाइज करने वाला साइट, इसी साइट को पहचान करके तो वो कट कर रहा है। तो जब हम किसी चीज को पहचानते तो कहते हैं ना, रिकॉग्नाइज कर लिया हमने आई रिकॉग्नाइज हिम, मैंने उनको पहचान लिया। तो उसी तरीके से क्या है, रिकॉग्निशन साइट है, मतलब ये वो साइट है, वो जगह है जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आकर के कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है, उसको पहचान रहा है तब तो कट कर रहा है। तो जिस साइट पे कट करता है उसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट या टारगेट साइट। मतलब यही हमारा टारगेट था, हमें यही काम करना है, तो वो अपने टारगेट पे आया और अपने टारगेट पे काम करके चला गया। ठीक। The recognition sequence are different and specific for different restriction enzyme। अभी मैंने यही चीज बताया था ना कि जितने अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होंगे, सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का सबका अपना अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होगा। ऐसा नहीं है कि सबका सेम ही होगा। अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस का, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अलग अलग रिकॉग्निशन साइट होते हैं। नहीं तो हमको अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की जरूरत ही क्यों पड़ती, अगर एक ही जो है वो सबको कट कर देता। तो एक ही जो है वो सबको नहीं कट करता है, हर सीक्वेंस का अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। फिर अगर सीक्वेंस चेंज होता है तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी चेंज हो जाता है। तो जब हमें क्लीव करना होता है तो हमें उस हिसाब से हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को उसमें डालते हैं, क्योंकि हमको पता होता है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा सीक्वेंस स्पेसिफिक है, तो ये उसी सीक्वेंस को कट करेगा। तो हमें जहां से कट कराना होता है हम उसके हिसाब से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को चूज करते हैं और उसको उसमें हम डाल देते हैं। आई होप कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज डीएनए लाइगेज। काटने के बाद जोड़ने का काम था, तो नेक्स्ट वन इज डीएनए लाइगेज।
डीएनए लाइगेज की अगर हम बात करें तो ये एक वर्ड से बना है जिसको हम क्या कहते हैं, लाइगर। लाइगर का मतलब होता है बाइंड या टू बाइंड। बाइंड मतलब जोड़ना, ठीक है। मान लो कि ये दो हैं, दो कट के आए हैं, तो आपने वीडियो में भी देखा होगा कैसे लाइगेज आया, लाइगेज लगा, तब जाकर के वो ऐसे जुड़ गए। तो जुड़ना, तो लाइगेज जो होता है ये एक डीएनए लाइगेज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो है एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है जिसको हम कहते हैं लाइगेज EC6511 दैट facilitate the joining of DNA fragments together by catalyzing the formation of phosphodiester bond। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन को कैटेलाइज करता है ये, और जिसकी वजह से क्या करता है, देखिए एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहे थे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ दे रहे थे, तोड़ने की वजह से वो उसको अलग कर दे रहे थे। अब उनको जोड़ना है तो जिससे टूटा है, जिसके टूटने से वो अलग हुए उसको जोड़ना पड़ेगा जिससे वो जुड़ जाए। तो उसको जोड़ने के लिए फिर हमारा डीएनए लाइगेज आता है, हमारे डीएनए लाइगेज भाई साहब आते हैं। ये क्या करते हैं, दो जो डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं उन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, कैटेलाइज करते हैं, कैटेलाइजेशन करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स का, दोबारा उसका फॉर्मेशन करते हैं और उसका फॉर्मेशन करा के वो क्या करते हैं, दोनों फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ देते हैं या हम कह सकते हैं चिपका देते हैं। ठीक, ये काम होता है डीएनए लाइगेज का। इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिपेयरिंग सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक इन मेनी रिपेयर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक ऑल्सो। अब बात आए कि हमने कहा था कट करते टाइम हमने ये पढ़ा था कि भाई कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड को कट करते, कुछ ऐसे होते हैं जो डबल स्ट्रैंड को भी कट करते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर देते हैं। तो नो मैटर, ये लाइगेशन जो है, ये डीएनए लाइगेज जो है, ये सिंगल एज वेल एज डबल स्ट्रैंड दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होगा तो भी ये जोड़ेगा, डबल स्ट्रैंड होगा तो भी ये जोड़ेगा। मतलब दोनों स्ट्रैंड कट हो जाएं, दोनों स्ट्रैंड क्लीव हो जाएं तो भी डीएनए लाइगेशन जो होता है वो लाइगेट करता है, और अगर एक ही स्ट्रैंड क्लीव हुआ है तो भी डीएनए लाइगेशन जो है वो लाइगेशन का काम, डीएनए लाइगेज जो है वो लाइगेशन का काम करता है। अब इसमें भी फर्दर कई टाइप्स हैं, हम टाइप्स ऑफ डीएनए को टाइप्स देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है ई कोलाई डीएनए लाइगेज। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, नाम में ही लगा हुआ है कि ई कोलाई डीएनए लाइगेज। तो मोस्ट ऑब्वियस है, हम अपने कॉमन सेंस को यूज कर सकते हैं। हम सब इतने इंटेलिजेंट हैं कि हम अपने कॉमन सेंस को यूज करके ये जरूर पता लगा सकते हैं कि इसका नाम ई कोलाई क्यों है, क्योंकि ये ई कोलाई से रिलेटेड होगा। तो यस, ये ई कोलाई से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, ये आइसोलेट किया गया है किससे, ई कोलाई से ही, एस्चेरिशिया कोलाई से ही आइसोलेट किया गया है, इसलिए इसका नाम ही क्या है, ई कोलाई डीएनए लाइगेज। एस्चेरिशिया कोलाई से लाइगेट किया गया है तो इसका नाम ही क्या है, ई कोलाई डीएनए लाइगेज। तो द ई कोलाई लाइगेज इंडिकेटेड बाय लिग जीन, इसको इंडिकेट किससे करते हैं, लिग जीन से। ठीक, इट रिक्वायर्स, अब इसको जरूरत क्या पड़ती है, NAD+ एज अ कोफैक्टर। इसको काम करने के लिए NAD+ की जरूरत पड़ती है एज अ कोफैक्टर। इसको काम कराने के लिए कौन हेल्प करता है, NAD+ एज अ कोफैक्टर इसको हेल्प करता है फॉर देयर एक्टिविटी। इट यूजेस NAD इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है तो ये किसको यूज करता है, NAD को ही यूज करता है। और NAD+ जो है वो कैसा है, वो कोफैक्टर की तरह इसको हेल्प करा रहा है। तो ई कोलाई डीएनए लाइगेज, नाम इसका ई कोलाई डीएनए लाइगेज क्यों है, इसका नाम ई कोलाई डीएनए लाइगेज इसलिए है क्योंकि इसको आइसोलेट किया गया है ई कोलाई से, और ये क्या करता है, इसको इंडिकेट करते हैं हम लिग जीन से। आपको ये याद रखना है, NAD+ जो है ये इसको कोफैक्टर की तरह काम करता है, और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का जब इसको फॉर्मेशन करना होता है तो ये किसको यूज करता है, ये NAD को यूज करके फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ये करता है। The second one is T4 डीएनए लाइगेज। सेम काम वहां यहाँ पे भी है, नाम से ही हमको पता चल जाएगा T4 डीएनए लाइगेज है। दैट मीन्स क्या, द लाइगेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम T4 फेज ऑफ इन्फेक्टेड ई कोलाई।
ई कोलाई से ही ऑब्टेन किया गया, बस उसके T4 फेसेस लिया गया है, इसलिए इसका नाम क्या है, T4 डीएनए लाइगेज। ई कोलाई का ही है बट उसके T4 स्टेज से लिया गया है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, T4 डीएनए लाइगेज कह रहे हैं। T4 डीएनए लाइगेज मोस्टली यूज इन लैबोरेटरी प्रोसेस, लैबोरेटरी प्रोसेस में हम इसको ज्यादातर यूज करते हैं, और ये क्या करता है, NAD+ को यूटिलाइज नहीं करता है। द T4 डीएनए लाइगेज कैन नॉट यूटिलाइज NAD+ एंड इट हैज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ ATP एज अ कोफैक्टर। वहां पे क्या हो रहा था, ई कोलाई डीएनए लाइगेज में हम NAD+ जो था वो कोफैक्टर की तरह काम कर रहा था, बट यहाँ पे इसको NAD+ कोफैक्टर की तरह नहीं चाहिए होता है, इसको क्या चाहिए होता है, ATP चाहिए होता है, जो ATP इसको कोफैक्टर की तरह हेल्प करता है। When the two DNA fragments are joined with the help of ligase enzyme, चाहे E. coli DNA ligase हो या T4 DNA ligase हो, तो या तो ATP या तो NAD+ जो होता है वो क्या करता है, कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है। तो ब्रेकेज के बाद क्या बनता है, AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। क्या हो रहा है, जब कोई भी दो फ्रैगमेंट्स डीएनए के आपस में जुड़ रहे हैं, चाहे जिससे जुड़े, ई कोलाई डीएनए लाइगेज से जुड़े या T4 डीएनए लाइगेज से जुड़े, एक जो है वो NAD+ का यूज कर रहा है कोफैक्टर की तरह, एक जो है वो ATP का यूज कर रहा है कोफैक्टर्स के लिए। तो ये बनाते क्या है, लास्ट में दे आफ्टर ब्रेकेज क्या होता है, दे मेक द AMP, क्या बनाते हैं, AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का। फाइनली द एंजाइम AMP, और लास्ट में ये AMP क्या करता है, कैन कैटालाइज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि डायरेक्टली क्या कर रहा है, ये ATP या NAD+ जो है ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, नहीं, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग की हेल्प से AMP का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये AMP अल्टीमेटली क्या कर रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या हो रहा है, अल्टीमेटली दिस AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है ये क्या कर रहा है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और जैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो दो डीएनए के दो फ्रैगमेंट्स थे, वो फ्रैगमेंट्स क्या होंगे, वो आपस में आकर के जुड़ जाएंगे, वो एक दूसरे से लाइगेट हो जाएंगे। तो लाइगेशन की कहानी आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे लाइगेशन हो रहा है। Now the next one is DNA polymerase। DNA polymerase की भी कहानी देख लेते हैं कि DNA polymerase की कहानी क्या है। DNA polymerase 1 enzyme polymerize the DNA synthesis on DNA template और complementary DNA। ये DNA की ही synthesis कराता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो कराती है, जो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब डीएनए टेम्पलेट जो होता है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिससे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनता है, तो वो यहाँ पे ये क्या कराता है, ये डीएनए का सिंथेसिस कराता है। और जब हम डीएनए लाइक फर्स्ट यूनिट में जब हम डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे, डीएनए एप्लीकेशन में भी हमने ये चीज पढ़ा था। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम जो है ये क्या करता है, पॉलीमराइज द डीएनए सिंथेसिस ऑन डीएनए टेम्पलेट या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसको हम cDNA भी कहते हैं। इट ऑल्सो कैटालाइज 5 प्राइम टू 3 प्राइम या 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, ठीक, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड पे भी हो सकता है, 3 प्राइम से 5 प्राइम एंड पे भी हो सकता है। Exonucleatic breakage of DNA. The other two enzymes are DNA polymerase second and polymerase third. Actually जो DNA polymerase होता है वो तीन होते हैं, polymerase 1, 2, 3। 1 का काम आप देख रहे हो, सेकेंड और थर्ड भी हमारे पास है, लेकिन These have almost similar catalytic activity। ये दोनों जो हैं इनका भी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो आप देखोगे तो लगभग सिमिलर ही है, ऐसा ही है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है ये देखा जाता है कि सेवरल टाइम्स ये क्या होता है, ये बाकी के दोनों से ज्यादा एक्टिव होता है। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है हमारा, वो फर्स्ट और सेकेंड के कंपैरिजन में ज्यादातर ये देखा जाता है कि ये ज्यादा एक्टिव है। ओके Now the next one is alkaline phosphate।
Alkaline phosphate. The enzyme alkaline phosphate is used for removal of phosphate group from 5' end of DNA molecules. मान लीजिए कोई DNA molecules है, ये इसका 5' end है, ये इसका 3' end है, तो इस 5' end पे जो phosphate group है, इस phosphate group को remove कराने में कौन help करता है? इस phosphate group को remove कराने में हमारा alkaline phosphate जो है वो help करता है। और इसको हम किससे लेते हैं? या तो बैक्टीरिया से या कार्प इंटेस्टाइन, कार्प बोले तो बछड़ा बछड़ी जो भी है, कार्प के इंटेस्टाइन से इसको लेते हैं, या हम इसको बैक्टीरिया से आइसोलेट करते हैं और ये डीएनए के स्ट्रैंड के 5' एंड से फॉस्फेट को हटाने का काम करता है। Now the next one is polynucleotide kinase. This enzyme can add phosphate at 5' end. देखिए एक हटा रहा है तो एक उसको लाने के लिए आ जा रहा है। तो एल्केलाइन फॉस्फेट जो था वो हटा रहा था, अब क्या आ गया? फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड काइनेज। ये क्या करेगा? ये ऐड करेगा फॉस्फेट ग्रुप को वहीं जहां से वो हटा रहा था, मतलब 5' end ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स के 5' end पे ही इसको ला करके ये जोड़ देगा। Now the next one is topoisomerase. The next one is topoisomerase. The enzyme can change the topology of DNA molecules. ये DNA molecules के topology को ही change कर देता है। It can add or remove DNA supercoiling. ये DNA supercoiling करा भी सकता है और DNA supercoiling को remove भी करा सकता है। और ये भी further 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे पॉलीमरेज था वैसे ही टोपोआइसोमरेज भी हैं, और ये भी 3 टाइप्स के हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट, टोपोआइसोमरेज सेकंड एंड थर्ड को कहते हैं हम हेलिकेज। ठीक है, द थर्ड इज हेलिकेज। ये दोनों की अगर हम बात करें तो ये किसमें हमें मिलते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स में। And the helicase is active in the prokaryotic cells. ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम्स के बारे में डिटेल्स में। जैसा मैंने बोला कि सबका अपना अपना स्पेसिफिक होता है, अलग अलग होते हैं, वो सारी चीजें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसके लिए मैंने उसको सेपरेट कर दिया है। इस वीडियो में आपने ये सारी चीजें जानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।